हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो हम पढ़ रहे हैं आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी का एक उपन्यास है जिसमें तलाक के बाद में बच्चों की समस्या को मुख्यतः रूप से उठाया गया है। तो 6 भाग हमने दोस्तों पढ़ लिए थे। पिछली वीडियो के भागों में हमने देखा कि बंटी मिलकर के आता है अपने पिता से, पिता छोड़ कर के जाते हैं। उसके बाद में उसकी माँ है काफ़ी उदास हो जाती है और वो उसकी आँखों को देखता है कि लगभग उसे लगता है कि माँ आँखों से कुछ छिपा रही है, रो रही है। उसकी आँखें सूजी हुई हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि अब वो कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा जिससे कि माँ को दुःख हो। तो सारी चीज़ों को वो समझदार बनने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि मम्मी मुझे अपने पास सुलाएगी, लेकिन नहीं सुलाती है। इसके बाद वो पूछने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो सहम जाता है। अ, लॉन में माली से वो पूछता है कि ये आम का पेड़ है, ये कब बड़ा होगा? वो कहता है कि भाई जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारे साथ-साथ ही बड़ा होगा। और शकुन से भी इस बात को कहता है कि ऐसी ऐसी ही बात है। तो इस प्रकार की बातचीतें होती हैं। अगले हमने देखा कि शकुन है, उसकी कॉलेज है वो खुल गया है। तो आज उसकी जो अ, वो नौकर से कहलवा देती है कि भाई आज मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। और वो कहाँ है, तलाक के वहाँ चली जाती है और वहाँ से आती है तो काफ़ी उदास लगती है। बंटी को भी महसूस होता है कि वो कुछ पूछे कहाँ गई थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद में कॉलेज खुल जाता है, तब उसकी सहेलियाँ आती हैं। मिस्टर दीपा आंटी है जिसको बंटी काफ़ी पसंद करता है और कई औरें इनको नापसंद करता है। तो इसके बाद में उनमें बातचीत होती है, वो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद में जो शकुन है वो मिलने के लिए जा रही होती है। बंटी भी ज़िद कर रहा है, फूफी ज़िद करती है कि इसको ले जा, लेकिन बंटी है वो ज़िद नहीं करता है, चुपचाप देखते रहता है और वो चली जाती है। डॉक्टर जोशी की गाड़ी से शाम को उतरती है, तो बंटी से हाय हेलो होती है। बंटी उससे पूछता है कि कहाँ गई थी? तो कहती है कि काम था, लेकिन बंटी पता है कि जब काम था तो वही डॉक्टर जोशी की गाड़ी से कैसे उतरी। तो उसे संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता है, तो वो सोचता है कि मैं खूब फूट-फूट करके रोऊँ। तो इस प्रकार की मनोस्थितियों का ही चित्रण है वो लगातार बंटी का चल रहा है। अब हमारा देखिए दोस्तों 7वाँ भाग है, बंटी का स्कूल क्या खुला उसका बचपन लौट आया। तो ये तो गर्मी की छुट्टियाँ थी, जहाँ बंटी के लिए टाइम पास करने का समय नहीं था। काफ़ी समझदार होने की कोशिश करता है। मम्मी कहती है कि भाई, वो कहता है कि समझदार कैसे बनते हैं? तो मम्मी कहती है जो अपने मन को मार लेता है वही समझदार हो जाता है। तो तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या ये पूछता है कि जो अपने मन को मार लेता है वही तपस्या कहते हैं। तो उसे लगता है कि मैं भी अपने मन को मार रहा हूँ, क्या मैं भी तपस्या कर रहा हूँ? ठीक है। तलाक के बाद जाती है तब वो फूफी से पूछता है कि भाई कहाँ गई है? फूफी भला-बुरा कहती है कि भाई हमसे मत पूछो, इस समय हम अलग ही मूड में हैं। जो मर्द निभा नहीं सकता तो फिर वो किस बात का मर्द है? दलिया को बंटी है गुस्से में आकर के फेंक देता है। मम्मी को दिखाता है, फूफी है वो दलिया साफ नहीं करती है, वो शकुन को ही दिखाती है। लेकिन शकुन जैसा कि बंटी था कि उसे डाँटेगी, लेकिन उसे अ, बड़े ही लाड से कहती है कि जब इसे पसंद नहीं था तो तुम्हें दूसरा बना देना चाहिए था। तो इस प्रकार मम्मी के अप्रत्याशित लाड को देख कर के बंटी है, वो थोड़ा-सा क्या है, बहुत समझदार की बात करता है। वो चाहता है कि मम्मी को नहीं सताऊँ, हर काम में आगे बढ़ कर के हाथ बटाता है। जैसे कि जब अ, निमंत्रण आता है, सहेलियाँ आती हैं, तो वो सारे काम को फूफी के साथ मिल कर के करवाता है, आलू की टिक्कियाँ बनाता है। तो बहुत सारे मनोविज्ञान की उसकी चीज़ें हैं, लगातार उनका चित्रण है वो लेखक द्वारा किया जा रहा है। बंटी का स्कूल क्या खुला, उसका बचपन लौट आया। लंबी छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल जाना कभी अच्छा नहीं लगता। पर आज लग रहा है, अच्छा ही नहीं, खूब अच्छा लग रहा है। सवेरे उठा तो केवल हवा में ही ताज़गी नहीं थी, उसका अपना मन जाने कैसी ताज़गी से भरा-भरा थिरक रहा था। मम्मी मेरे मोजे कहाँ हैं? लो दूध लाकर रख दिया। पहले कपड़े तो पहन लूँ, देर नहीं हो जाएगी। बैग तो ले जाना ही है, किताबें जो मिलेंगी, के शोर से तीनों कमरे गूंज रहे हैं।
बहुत दिनों से जो बच्चा घर से गायब था, जैसे आज अचानक लौट आया हो। जल्दी-जल्दी तैयार होकर उसने बस्ता उठाया। बस्ता भी क्या, एक कॉपी पेंसिल डाल ली, कौन आज पढ़ाई होनी है। बस के लिए सड़क पार करके वह कॉलेज के फाटक पर खड़ा हो गया। मम्मी उसे घर के फाटक तक छोड़कर वापस लौट रही है। बरामदे में सीढ़ियाँ चढ़कर मम्मी अंदर गुम हो गई तो सामने केवल घर रह गया। छोटा-सा बंगला-नुमा घर जो उसका अपना घर है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। और एकाएक ही ख़्याल आया, इसी घर में पता नहीं क्या कुछ घट गया है इन छुट्टियों में। उसने जल्दी से नज़रें हटा लीं, तभी दूर से धूल उड़ाती हुई बस आती दिखाई दी। बंटी ने खट से बस्ता उठाया और बस के रुकते ही लपक कर उसमें चढ़ गया। दौड़ता हुआ टीटू चला आ रहा है, लेट लतीफ़, बंटी इधर आ जा, यहाँ जगह है। जगह बहुत सारी थी पर कैलाश ने एक और को सरक कर उसके लिए खास जगह बनाई, तो कैलाश क्या है, उसका ही साथ पढ़ने वाला है। बंटी यार इधर, इधर आकर बैठ, विभू ने उसे अपनी ओर खींच रहा है। बंटी अपने को बड़ा महत्वपूर्ण महसूस करने लगा और बैठते ही उसका अपना चेहरा बच्चों के परिचित उत्फुल्ल चेहरों के बीच मिल गया। बस चली तो सबके बीच हँसते बतियाते उसे ऐसा लगा जैसे सारे दिन खूब सारी पढ़ाई करके घर की ओर लौट रहा है। तभी ख़्याल आया, धत! वह तो स्कूल जा रहा है। बस जैसे भाजी मार्केट, बातें, कौन कहाँ-कहाँ गया, किसने क्या-क्या देखा, छुट्टियों में कैसे-कैसे मौज उड़ाई, अनंत विषय थे और सबके पास कहने के लिए कुछ न कुछ था। बंटी क्या कहे, वह खिड़की के बाहर देखने लगा। शायद कोई उससे भी पूछ रहा है। कुछ नहीं कहना उसे। मेरे मामा आए थे, एक साइकिल दिला गए 2 पहिए वाली। हम तो दिल्ली में कुतुब मीनार देख कर आए। तो ये सारे उसके दोस्त हैं, जो अपनी-अपनी गर्मियों की छुट्टियों का जो विवरण है उसको सुना रहे हैं। तब ना चाहते हुए भी मन में कहीं पापा का मैं कह दूँ कलकत्ते के काल्पनिक चित्र उभर ही आए। क्यों रे बंटी, तू कहीं नहीं गया इस बार? पिछली बार तो मसूरी घूमकर आया था। नहीं, बंटी ने धीरे से कहा, सारी छुट्टियाँ यहीं रहा? हाँ, मम्मी ने खस के पर्दे लगा-लगा कर सारा घर खूब ठंडा कर दिया था, मसूरी से भी ज़्यादा। बस फिर क्या था? और खस के उन पर्दों की ठंडक जिसने शरीर से ज़्यादा मन को ठंडा कर रखा था, फिर मन में उतर आई। बंटी फिर बाहर देखने लगा, पर बाहर सड़कें, सड़कों पर चलते हुए लोगों के बीच कभी वकील चाचा दिखाई देते, तो कभी मम्मी का उदास चेहरा, कभी पापा दिखाई देते, तो कभी भन्नाती हुई फूफी। कितनी बातें हैं उसके पास भी कहने के लिए, पर क्या वह सब कहीं कही जा सकती हैं? मान लो बहू किसी को बता भी दे, वह किसी को बता भी दे तो कोई समझ सकता है? एकदम बड़ों की बातें, यह तो वह है जो एकदम समझदार बन गया। ये विभू, कैलाश, दीपक, टॉमी कोई समझ तो लें देखें, पर अपनी इस समझदारी पर उसका अपना ही मन जाने कैसा भारी-भारी हो रहा है। बस जब स्कूल के फाटक पर आकर रुकी तो एक-दूसरे को ठेलते-धकेलते बच्चे नीचे उतरने लगे। नीचे खड़े सर बोले, "धीरे-धीरे बच्चों, तुम तो बिल्कुल पिंजरे में से छूटे जानवरों की तरह उतर रहे हो, भाग रहे हो।" तो बंटी को लगा जैसे वह सचमुच ही किसी पिंजरे से में से निकल कर के आया है। बहुत दिनों बाद सामने स्कूल का लंबा-चौड़ा मैदान दिखाई दिया तो हिरन की तरह चौकड़ी भरता हुआ दौड़ गया। गर्मियों का सूखा रेतीला मैदान इस समय हरी-हरी घास के कारण बड़ा नरम और मुलायम हो रहा है, जैसे एकदम नया हो गया हो। नई क्लास, नई किताबें, नई कॉपियाँ, नए नए सर, इतने सारे नयों के बीच बंटी जैसे कहीं से नया हो आया। नया और प्रसन्न, हर किसी के पास दोस्तों को दिखाने के लिए नई-नई चीज़ें हैं। जैसे ही घंटा बजता और नए सर आते, उसके बीच में खटाखट चीज़ें निकल आती। प्लास्टिक के पजल्स, तस्वीरों वाली डायरी, 3 रंगों की डॉट पेंसिल और ज़रा दिखा तो यार बस 1 मिनट के लिए का शोर यहाँ से वहाँ तक तैर जाता। मेरे पास बहुत बड़ा वाला मैकेनो है, इतना बड़ा कि स्कूल तो आ ही नहीं सकता। कलकत्ते से आया है, कोई भी घर आए तो वह दिखा सकता है। एक क्षण को उँगलियाँ एक दूसरे पर चढ़ीं और फिर झट से हट भी गईं। कुछ नहीं होता, कोई बाप-बाप नहीं लगता। कोई उसके घर आएगा तो वह ज़रूर बताएगा मैकेनो। कोई पाप-वाप नहीं लगता। सब लोग अपनी चीज़ों को दिखा-दिखा कर कैसे इतरा रहे हैं, शान लगा रहे हैं और वो बात भी नहीं करे। विभू, तू शाम को आ जा अपने भैया के साथ, बहुत चीज़ें बनती हैं उसकी, पुल, सिग्नल, पंचक्की, केन। ख़्याल आया, उसने भी तो अभी तक सब कुछ बनाकर नहीं देखा। विभू आ जाए तो फिर दोनों मिलकर बनाएँगे और विभू नहीं भी आया तो वह खुद बनाएगा, यह भी कोई बात हुई भला। स्कूल की बातों से भरा-भरा बंटी घर लौटा। खाली बस्ता भी नई-नई किताबों से भर गया था।
बंटी मम्मी अभी कॉलेज में है, उसके आने के 1 घंटे बाद घर आती है। बंटी दौड़कर फूफी को ही पकड़ लाया। अच्छा एक बार इस बस्ते को तो उठाकर देखो, क्या है बस्ते में? उठाकर तो देखो एकदम ललकारते हुए बंटी ने कहा। फूफी ने बस्ता उठाया। ए लो इतना भारी बस्ता, ये अब तुम इतना बोझ ढो कर के ले जाया करोगे? तुमसे ज़्यादा वज़न तो तुम्हारे बस्ते में ही है। तो देखिए यहाँ पर आजकल की आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है, उस पर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है कि बच्चों पर इतनी बड़ी शिक्षा का लादा जा रहा है कि बच्चों के बैग में बच्चों से ज़्यादा वज़न है। बंटी के चेहरे पर संतोष और गर्व भरी मुस्कान फैल गई। चलो हटो और फिर खट से बस्ता उठाकर सैनिक की मुद्रा में 4-6 कदम चला, फिर बोला, रोज़ ले जाना पड़ेगा, अभी तो ये बाहर और पड़ी हैं। चौथी क्लास की पढ़ाई क्या यूँ ही हो जाती है? बहुत किताबें पढ़नी पड़ती हैं, फिर एक-एक किताब निकाल कर दिखाने लगा। यह हिस्ट्री की है, कब कौन-सा राजा हुआ, किसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, सब पढ़ना पड़ेगा, समझी? और हिस्ट्री के राजा कहानियों के राजा नहीं होते, झूठ-मूठ वाले एकदम सच्ची-मुच्ची के राजा भी सच, लड़ाइयाँ भी सच। और यह ज्योग्राफी है, जनरल साइंस या एटलस है, हिंदुस्तान का नक्शा पहचान सकती हो? लो अपने देश को भी नहीं पहचानती, देखो ये सारी दुनिया का नक्शा है, इसमें ये जो ज़रा-ज़रा सा दिख रहा है ना, यही हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान में अपना शहर है और फिर उस शहर में अपना घर है और फिर उस घर में अपनी रसोई है और फिर उस रसोई में एक फूफी है। हा, 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 बंटी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। बंटी को यूँ हँसते देख फूफी एकटक उसका चेहरा देखने लगी, कुछ इस भाव से जैसे बहुत दिनों बाद बंटी को देख रही हो। फिर गदगद स्वर में बोली, हाँ भैया, मेरी तो रसोई ही मेरा देश है और देश तूस नहीं जानती। हुए होंगे राजा महाराजा, मेरा तो बंटी भैया ही राजा है। तो ये कथन आपको याद रखना है कि भाई मेरी रसोई ही मेरा देश है। तो किसने कहा है? फूफी ने कहा है। बुद्धू कहीं की, देख यह डिक्शनरी है, शब्द अर्थ समझती है, किसी शब्द का अर्थ नहीं आए तो इसमें देख लो, चौथी क्लास में एटलस और डिक्शनरी भी रखनी पड़ती है। अब इस बूढ़े तोते के दिमाग में कुछ नहीं घुसता भैया, तुम काहे मगज मार रहे हो? चलो हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो, मुंह तो देखो भूख और गर्मी के मारे चिड़िया जैसा निकल आया है। बंटी खाता जा रहा है और उसका उपदेश भी चालू है। तुम कहती थी फूफी की रात दिन भगवान करते हैं, पानी भगवान बरसाता है, सब झूठ। जनरल साइंस की किताब में सारी सही बात लिखी हुई है, अभी पढ़ी नहीं है, जब पढ़ लूंगा तब तुम्हें बताऊंगा। तो हम कौन इस स्कूल में पढ़े हैं बंटी भैया, बस अब तुमसे पढ़ेंगे, अंग्रेजी भी पढ़ाओगे हमें? बंटी फिर खी खी करके हंस पड़ा। फूफी और अंग्रेजी, और फिर फूफी जितनी भी बातें करती रही, बंटी हंसता रहा। खिलखिलाकर फूफी उसे देखती रही गदगद होकर। जब मम्मी आई तो बंटी ने ही वे सारी बातें दोहराई, उतने ही उत्साह और जोश के साथ। स्कूल में क्या क्या हुआ, नए सर कैसे कैसे हैं, जो सर क्लास टीचर बने हैं ना मम्मी, उनकी मूछें ऐसी अकड़ कर खड़ी रहती हैं जैसे उनमें कलफ लगा दिया हो। मैंने उनकी शक्ल बनाई और लंच में दिखाई तो सब खूब ही हंसे, बड़ा मजा आया। तुम्हें बताऊं मम्मी, विभू ने दिल्ली में जाकर क्या क्या देखा। मम्मी उसे कब ले जाकर दिखाएंगी? और फिर उसी झोंक में कह गया, मैंने सबको अपने मैगनों के बारे में बता दिया। यदि शाम को विभू आया तो उसे दिखाऊंगा भी। फिर एक क्षण को मम्मी की ओर देखा, मम्मी वैसे ही मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। कुछ भी नहीं हुआ, बेकार डरता रहा इतने दिनों, खेलन से क्या होता है भला, खेलने से क्या होता है भला। मम्मी अब अपना काम सुन लो, आवाज में आदेश भरा हुआ है। आज ही सारी किताबों और कॉपियों पर कवर चढ़ जाना चाहिए ब्राउन वाला, नहीं तो कल सजा मिलेगी। हाँ, तुम सब काम छोड़कर पहले मेरे कवर चढ़ा देना, फिर सफेद लेबल काट कर चिपकाने होंगे, उस पर नाम और क्लास लिखना होगा। खूब सुंदर वाली राइटिंग में जमा जमा कर लिखना, समझी? और फिर उसी उत्साह और जोश में भरा भरा वह टीटू के यहाँ दौड़ गया। आज जाने कितनी बातें हैं उसके पास करने के लिए, टीटू को कौन कौन से सर पढ़ाएंगे, उसे कौन कौन सी किताबें मिली हैं। बंटी टीटू के यहाँ से लौटा तो अंधेरा हो चुका था। हाथ में पेड़ की एक टूटी हुई टहनी है जिसमें वह हवा में तलवार चला रहा है। फूफी आंगन में लेटी लेटी पंखा चल रही है। यह बरसात की गर्मी तो मार के रख देती है आदमी को। हवा का नाम नहीं है, कहीं एक बार जोर से बरसे तो। बरसों राम धड़ाके से, फूफी मर गई फाके से। तो ये किसका कथन है दोस्तों? बंटी का कथन है कि बरसों राम धड़ाके से, फूफी मर गई फाके से। हाँ, अब तुम हमें मारोगी ही तो मम्मी। बिना कुछ भी सुने बोले बंटी अपनी ही धुन में भीतर आया तो देखा मेज पर सारी किताबें कॉपियां जोगी तो पड़ी हैं, बिना कवर के खाली बस्ता मेज के नीचे पड़ा है। मम्मी, बंटी लॉन की ओर दौड़ पड़ा। लॉन में मम्मी डॉक्टर साहब के साथ बैठी है। बीच की मेज पर चाय के खाली बर्तन रखे हैं। दंदनाता हुआ बंटी आया, मेरे कवर नहीं चढ़ाए मम्मी। बंटी,
नमस्ते करो डॉक्टर साहब को। मम्मी ने उसकी बात का जवाब ना देकर अपनी बात कही तो बंटी भन्ना गया। दोनों हाथ कुछ इस तरह जोड़े मानो कह रहा हो, जान बख्शो। तुमने मेरे कवर क्यों नहीं चढ़ाए? कल सजा नहीं मिलेगी मुझे? अरे बंटी, बड़े नाराज हो रहे हो बेटे, क्या बात है? हाँ, हो रहे हैं नाराज, आपका क्या जाता है? जब देखो तब आकर बैठ जाएंगे या मम्मी को ले जाएंगे। बड़ी अपनी मोटर की शान लगाते हैं, अब आकर बैठ गए तो मम्मी कवर नहीं चढ़ा सकी ना, और मम्मी कह नहीं सकती कि उन्हें बंटी का काम करना है। अब उन दोनों का क्या जाएगा, सजा तो उसे मिलेगी। मन ही मन वह भनभनाने लगा। बिना एक शब्द भी बोले बंटी ने हाथ पकड़कर मम्मी को खींचा। तुम चलकर पहले कवर चढ़ाओ, एकदम उठो। डॉक्टर साहब की तरफ उसने देखा भी नहीं। बंटी, क्या कर रहे हो बेटा? इतने बड़े होकर इस तरह करते हैं, तू तो बहुत समझदार है। पर बंटी हाथ खींचता ही रहा, कोई समझदार वमझदार नहीं है। पहले तो कोई उसका काम मत करो और फिर कह दो तो समझदार है। चलो ना, इतनी देर तो हो गई, फिर कब चढ़ाओगे? बंटी रोने रोने को हो आया। मैंने कहा ना मैं चढ़ा दूंगी। मम्मी जैसे झुंझला आई थी, उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। एकाएक डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए। चलो, तुम बंटी का काम करो, मैं तो वैसे भी चलने ही वाला था। 8:30 बजे एक जगह पहुंचना भी है। सब लोग मम्मी को आप कहकर बोलते हैं और ये कैसे तुम कह रहे हैं? इतना भी नहीं मालूम कि मम्मी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को आप कहा जाता है कि नहीं? मम्मी ने एक दो बार ठहरने का आग्रह किया पर वे चल पड़े। मम्मी उन्हें छोड़ने के लिए मोटर तक गई। बंटी जानता है कि मम्मी आते ही उसे डांटेंगी, ऐसे बोलते हो, ऐसे करते हो, तमीज कब आएगी? वो आजकल कुछ कहता नहीं तो मम्मी ने उसकी बात सुनना ही छोड़ दिया। ना कभी साथ लेकर जाती है, ना कहानी सुनाती है, पहले की तरह उसके साथ खेलती भी नहीं। पर ये सारे के सारे तर्क मिलकर भी उसके अपने ही मन में अभी की हुई बदतमीजी को कम नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही मम्मी लौट कर आई तो बंटी ने रोना शुरू कर दिया जोर जोर से। इतनी देर तो हो गई है, अब कब चढ़ेंगे कवर? दोष मम्मी को ही बनाकर रखना दोषी मम्मी को ही बनाकर रखना है। चल कवर चढ़ाती हूँ। इसके अलावा मम्मी ने एक शब्द भी नहीं कहा तो बंटी को खुद एक अजीब तरह की बेचैनी होने लगी। डांट खाने वाला काम पर भी मम्मी को यूं चुप रह जाना उसने डांट से भी ज्यादा कष्ट देने लगा। डांट देती तो उनकी डांट से उसकी सारी बदतमीजी कट जाती है, सब बराबर। पर अब तो सारा दोष जैसे उसी के सर। कुछ गलत कर डालने के बोझ से दबा दबा सहमा सा वह भीतर आया। मम्मी ने सारी कॉपियां किताब नीचे उतारी और बोली, ला ब्राउन पेपर कहाँ है? मेरे पास कहाँ है ब्राउन पेपर? तब कैसे चढ़ाऊंगी कवर? और मम्मी हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। मैं क्या जानूं, तुम्हें मंगवा कर नहीं रखना चाहिए था, मैंने तो आते ही कह दिया था बस। बंटी को जैसे अपने व्यवहार के लिए फिर एक सहारा मिल गया और मन में फिर ढेर सारा गुस्सा करने लगा। मम्मी चुप। बंटी को जैसे अपने व्यवहार के लिए फिर से एक सहारा मिल गया। मम्मी चुप। तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं रह गई है। मत करो मेरा कोई भी काम, बस डॉक्टर साहब के पास बैठकर चाय पियो। तुम्हारा क्या है, सजा तो मुझे मिलेगी। मैं अब स्कूल ही नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा कभी भी। और बंटी फूट फूट कर रोने लगा। मम्मी ने पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। पागल हो गया है? एक दिन कवर नहीं चढ़ेंगे तो क्या हो गया? कोई सजा नहीं मिलेगी, मैं चिट्ठी लिख दूंगी सर के नाम। चुप हो जा। नहीं, मैं कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं ले जाऊंगा, मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा, गंदी कहेंगी। और कहने के साथ ही बंटी ने मम्मी की ओर देखा। लो अब डांटो मुद्रा में। पर फिर भी मम्मी ने नहीं डांटा। बस मम्मी समझाती रही और बंटी उफन उफन कर रोता रहा। उसे खुद लग रहा है कि यह रोना केवल कवर न चढ़ने का रोना नहीं है, पता नहीं क्या है, उसे फूट फूट कर रोना आ रहा है। बहुत दिनों से जैसे मन में कुछ जमा हुआ था जो एक हल्के से झटके से वह आया। बेबस और अपराधी सी मम्मी हाथ पर हाथ धरे बैठी है और जमीन में पसर कर पैर फैला फैला कर बंटी रो रहा है। मत करो मेरा काम, घूमने जाओ, बातें करो, मैं भी सारे दिन टीटू के यहाँ रहूंगा। पेड़ पर चढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। आंसुओं से सारा चेहरा भीग गया था पर बेग था कि थामे नहीं थम रहा था। फूफी आई तो हाथ पकड़कर उठाने लगी तो बंटी ने हाथ झटक दिया। मत उठाओ मुझे, रोने दो बस। कैसा खुश खुश आया था बच्चा स्कूल से। बहुत दिनों बाद तो चेहरे पर हंसी देखी थी। आने के बाद 10 बार तो कहा था कि कागज चढ़ा देना, पर आपको तो आजकल मम्मी की तरफ नजर पड़ते ही फूफी का उलाहना अधूरा रह गया और बात जहां की तहां टूट गई। बंटी रोता रहा, फूफी समझाती रही। मम्मी मम्मी चुप चुप बैठी दोनों को देखती रही। मम्मी समझा भी सकती थी पर समझाया नहीं, डांट भी सकती थी पर डांटा भी नहीं। और मम्मी का यूं चुप चुप बैठना ही बंटी को और रोला रहा था। एकाएक जैसे कुछ ख्याल आया हो।
मम्मी उठी, दरवाजे में से चाबियों का गुच्छा निकाला और फूफी को देते हुए बोली, फूफी कॉलेज के चपरासी से कहना स्टील की अलमारी में कुछ भूरे कागज होंगे, निकाल कर दे दे। और जब कागज आ गए तो मम्मी उसी तरह चुपचाप चढ़ाने लगी। मम्मी का सारा दोष जैसे बंटी के अपने सर पर आ चढ़ा। कम से कम बंटी को ऐसा ही महसूस हुआ। मम्मी से नजरें बचाए बचाए वह खुद भी चढ़ाने में मदद करने लगा। बीच-बीच में छिपकर मम्मी की ओर देख भी लेता। मम्मी नाराज हैं, पर कुछ भी तो पता नहीं लगता। आजकल मम्मी की कोई भी बात तो समझ में नहीं आती। पहले मम्मी का चेहरा, मम्मी की आंखें देखकर ही मम्मी के मन की बात जान लेता था। मम्मी की खुशी, मम्मी की उदासी, मम्मी की नाराजगी सब उसे पता थी। पर अब तू जाकर खाना खा ले और सो जा, फिर सवेरे उठा नहीं जाएगा। तुम भी तो चलकर खाना खाओ। स्वर में कहीं क्षमा मांगने का सा भाव भर आया। मम्मी ने एक क्षण को उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोली, नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। एक क्षण को बंटी दुविधा में रहा, उठे या नहीं, फिर धीरे से उठ गया। कम से कम इस समय वह मम्मी की किसी बात का विरोध नहीं करेगा। जाते जाते बोला, सफेद लेबल चिपका कर नाम भी लिखने हैं। हाँ हाँ, मैं सब कर दूंगी, तू जाकर सो जा। खाना खाकर बंटी बाहर आया तो लगा जैसे भीतर बैठा था तो एक बोझ सा उस पर लदा था। पता नहीं वह बोझ कबर न चढ़ने का था कि मम्मी के नाराज होने का था या कि अपने ही व्यवहार का था। जो भी हो, बाहर आते ही वह बहुत हल्का हुआ या बिस्तर पर लेटते ही सो गया। सवेरे उठकर बंटी भीतर आया तो देखा सारी किताबें कॉपियां जमी हुई रखी हैं, कवर चढ़ी हुई, लेबल लगी हुई, सब पर सुंदर अक्षरों में उसका नाम और क्लास लिखा हुआ है। उसने सब कुछ छूकर देखा, हाथ फेर कर और मन पुलक आया, पर साथ ही एक क्षण को मन में कल का सब कुछ तैर गया। जैसे भी होगा मम्मी को खुश करेगा। वह दौड़कर आंगन में आया। मम्मी बैठी अखबार पढ़ रही है। गले में हाथ डालकर वह झूल गया। मम्मी मेरी उसकी समझ में नहीं आ रहा था, कैसे अपनी खुशी जाहिर करे, कैसे मम्मी का गुस्सा दूर करे। और जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो मम्मी के गाल पर एक किस्सू दे दिया। मम्मी ने खींचकर उसे अपने सामने किया, उसके दोनों कंधों पर हाथ रखे उसे देखती रही, बस देखती रही, ना कुछ कहा ना प्यार किया। क्या था उन नजरों में? गुस्सा, फटकार, प्यार, खुशी? बंटी कुछ भी तो नहीं समझ पाया। जा, जल्दी से जाकर तैयार हो जा, देर नहीं हो जाएगी स्कूल में। मम्मी ने बिना एक बार भी प्यार किए उसे भगा दिया। तैयार होते होते बंटी के दिमाग में यही एक बात घूमती रही, मम्मी ने उसे एक बार भी प्यार नहीं किया। पहले कभी वह मम्मी के गाल पर किस्सू देता तो फिर मम्मी बदले में ढेर सारे किस्सू देती, बाहों में भरकर खूब खूब प्यार करती। मम्मी क्या उससे नाराज है? नहीं, नाराज भी तो नहीं लगती। पता नहीं मम्मी बदल ही गई हैं, पहले की तरह तो बिल्कुल ही नहीं रही। और थोड़ी देर पहले की अपराध भावना और पश्चाताप फिर गुस्से में घुलने लगा। पर इस बार का गुस्सा मम्मी की जगह डॉक्टर जोशी के लिए था। क्यों आते हैं यहाँ इतना? बंटी बड़ी खुशी-खुशी तैयार हो रहा है। आज कितने दिनों बाद मम्मी ने उसे बाहर जाने के लिए कहा है। कॉलेज से आते ही बोली, बंटी तैयार हो जाना, आज घूमने चलेंगे। तो एक क्षण को तो वह मम्मी को ऐसे देखता रहा मानो विश्वास ही नहीं हो रहा हो। इधर तो मम्मी ने एक तरह से उसे घुमा कर छोड़ दिया, कभी जाती है तो अकेले घुमाना ही छोड़ दिया। उससे पूछती तक नहीं, बस कह देती है मैं जा रही हूँ, ऐसा करना चाहिए मम्मी को। उसका क्या है मत पूछो, वह भी टीटू के यहाँ खेलने चला जाता है। भूपी को लेकर कुन्नी के यहाँ चला जाता है, अपने खिलौने निकाल लेता है। पापा बोले, ऐसा क्या देख रहा है, बता तू कहाँ चलेगा आज? कंपनी वाह, क्या पहनेगा? अच्छे से कपड़े निकाल ले, मम्मी बहुत खुश लग रही है आज। आजकल पहले की तरह उदास तो नहीं रहती। वह खुद तैयार हो गया, मम्मी का तैयार होना दिख रहा है। एक एक शीशी खुलती है और चेहरे पर चढ़ती है। हर परत के साथ मम्मी का चेहरा जैसे नया होता जा रहा है। पाउडर की सफेदी और होठों की लाली के बीच थोड़ी का तिल कैसे चमक रहा है। एकाएक मन हो आया मम्मी का तिल छू ले। कितने दिनों में उसने मम्मी का तिल ही नहीं छुआ। सजती हुई मम्मी उसे सुंदर लग रही हैं, पर हिम्मत नहीं हो रही कि पास जाए। पता नहीं आजकल उसके और मम्मी के बीच कुछ हो गया है। आज वह मम्मी के साथ खूब घूमेगा, खूब खेलेगा, मम्मी को खूब हँसाएगा भी, फिर रात में बिना कहे ही मम्मी के पलंग में घुस जाएगा और उसके तिल पर हाथ फेरकर कहानी सुनेगा। बस एक भी बहाना नहीं सुनेगा। मम्मी ने अलमारी खोलकर एक डिब्बा निकाला और उसमें से बैंगनी रंग की साड़ी निकाल कर पहनने लगी, सुंदर और एकदम नई। यह कौन सी साड़ी है मम्मी? मम्मी की एक एक चीज से वह बहुत परिचित है एक नई है। कब लाई मुझे नहीं बताई, शिकायत के स्वर में बंटी ने कहा। मम्मी का साड़ी बांधता हाथ रुक गया। कुछ क्षण को
उनकी नज़रें बंटी के चेहरे पर टिक गईं। मम्मी कभी-कभी उसकी तरफ इस तरह देखती है, लगता है कि मानो उसको नहीं देख रही, उसके चेहरे में कुछ और देख रही हो। फिर हँसकर बोली, "मैं जो कुछ करूँ तुझे बताना ज़रूरी है? तू तो अभी से अपने" यानी बाप से भी क्या हो गया, बढ़कर बोलने लग गया है। और वे फिर साड़ी बाँधने लगीं। "मत बताओ मेरा क्या है? मैं भी कोई चीज़ लाऊँगा तो नहीं बताऊँगा, कुछ भी करूँगा तो नहीं बताऊँगा, नहीं बताना है कोई अच्छी बात है? नहीं बताना कोई अच्छी बात है?" तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। "लो ये डॉक्टर साहब आ गए तो अब मम्मी जाएँगी भी नहीं, मना तो करें अब वह भी। चल तू जाकर बैठ, मैं अभी आई।" "हम क्या डॉक्टर साहब के साथ जाएँगे?" बंटी का सारा उत्साह ही जैसे मर गया। "और क्या, उनकी गाड़ी में ही तो चलना है।" मम्मी ने जल्दी-जल्दी दरारें और अलमारी बंद की। एक क्षण को बंटी का मन हुआ कि मना कर दे, पर गाड़ी में घूमने का लालच भी कम नहीं था। डॉक्टर साहब ने अपनी बगल वाली सीट का फाटक खोला खोला तो मम्मी ने भीतर बैठते हुए कहा, "तू पीछे बैठ जा, इसे भी आगे ही ले लो, दोनों बैठ सकोगे।" पर मम्मी ने पीछे का फाटक खोलकर कहा, "नहीं, यह पीछे बैठ जाएगा आराम से, आगे मेरी सारी साड़ी मुड़ जाएगी।" बिना एक भी शब्द बोले अपमानित सा बंटी चुपचाप पीछे बैठ गया। "उसका क्या है, आगे बिठाओ, पीछे बिठाओ या घर ही छोड़ जाओ। नई साड़ी पहनकर कैसे इतरा रही है मम्मी?" अब तो दोनों बैठ गई है। डॉक्टर साहब गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? एकटक मम्मी को ही देख रहे हैं, जैसे कभी देखा ही ना हो। "चलिए ना" बंटी से और ज़्यादा देर तक चुप नहीं रहा गया। "अच्छा बंटी बेटे, आज का प्रोग्राम सिर्फ़ तुम्हारे लिए है, बोलो तो कहाँ चलना पसंद करोगे?" डॉक्टर साहब का यूँ पूछना बंटी को अच्छा लगा। "कंपनी वॉक की फ़रमाइश की है बंटी ने, पहले बच्चों को ले लीजिए, फिर वहीं चलते हैं।" मम्मी के कहते ही डॉक्टर साहब ने ओके कहा और कार चला दी। बंटी मन ही मन जैसे भुन गया, "धत तेरी की, यह भी कोई घूमना हुआ। मम्मी खुद तो अकेले-अकेले घूमती है डॉक्टर साहब के साथ, पर आज उसे घुमाने की बात कही तो सबको बटोर लो। फिर क्यों झूठ-मूठ कहती है कि चल तुझे घुमा लाते हैं। यूँ कहो ना, सबको घुमाना है। कौन-कौन से बच्चे हैं?" और मन में पापा के साथ घूमने वाला दिन तैर गया, बिल्कुल अकेले। "बंटी बेटा, आज तुम्हें अपने बच्चों से मिलाएँगे। हमारे यहाँ एक दीदी है हमारे यहाँ एक दीदी है जोत दीदी, एक छोटा भैया है अमी। दीदी बहुत सीधी और समझदार है, अमी बहुत शैतान, एकदम पाजी, शैतानी करे तो तुम कान खींच देना उसके।" तो ये क्या है दोस्तों, जोशी के क्या हैं, ये बेटे हैं, बेटा-बेटी है, अमी और कौन है? जोत। "मम्मी हँस क्यों रही है? ये भी कोई हँसने की बात है? कोई चुटकुला सुनाया है डॉक्टर साहब ने?" गाड़ी जब कोठी के सामने रुकी तो बंटी ने उड़ती सी नज़र डाली। खूब बड़ी है कोठी, पर बगीचा नदारद। बस सामने अहाता सा है, ना घास ना पौधे। डॉक्टर साहब उतरकर भीतर चले गए तो मम्मी ने बताया, "यही है डॉक्टर साहब की कोठी।" और फिर उसका चेहरा देखने लगी। दरवाजे में घुसते ही बाईं ओर एक छोटा-सा मकान जैसा बना है, जिस पर बड़ा-सा बोर्ड लिखा है कि हर जगह दिखाई देने वाला बोर्ड, लाल तिकोन, 2 या 3 बच्चे बस। "ये क्या है मम्मी?" "डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी। सवेरे डॉक्टर साहब यहाँ बीमारों को देखते हैं।" "आंटी" हल्की नीली फ्रॉक पहने एक लड़की दौड़ती चली आ रही है और फिर पीछे से पीछे एक लड़का। दोनों के चेहरे पर खुशी जैसे छलकी पड़ रही है। "तो मम्मी इन बच्चों को जानती है, बस वह नहीं जानता। देखो जोत, यह है बंटी। आज तुम लोगों की दोस्ती करवा देते हैं, फिर कभी तुम इसके पास आ जाना, कभी यह तुम्हारे पास आ जाएगा।" जोत उसे देख रही है, पर वह जैसे अपने में ही सिमटता जा रहा है। "मैं खिड़की के पास बैठूंगा," अमी ने आते ही घोषणा कर दी और पीछे का फाटक खोलकर वह बड़े अधिकार भाव से भीतर बैठ गया। बंटी को लगा अपनी चीज होने पर ही ऐसा अधिकार भाव आ सकता है। वह चुपचाप एक ओर को सरक गया। दूसरे फाटक से जोत घुसी तो वह बीच में सरक गया। बीच में बैठना भी कोई बैठना होता है, अब कुछ देख सकता है वह, दूसरों की गाड़ी में वह कहे भी क्या। पर मम्मी तो कह सकती थी कि दोनों में से कोई एक बीच में बैठ जाए और बंटी को खिड़की पर बैठने दे। वे तो बंटी को घुमाने लाई थी, झूठ, उसे नहीं करनी दोस्ती किसी से। आगे वह कभी आएगा भी नहीं इनके साथ। डॉक्टर साहब मम्मी आगे की खिड़कियों पर बैठे हैं और जोत और अग्नि पीछे खिड़कियों पर। बस वही फालतू सा बीच में बैठा है। घास पर मम्मी और डॉक्टर साहब अपने-अपने रुमाल बिछाकर बैठ गए। "जाओ खेलो अब तुम लोग, रेस लगाओ या कुछ और।" अमी तो बिना किसी की राह देखे ही दौड़ भी गया। जोत इधर-उधर देख रही है, वह नहीं खेलेगा, बस यहीं बैठा
रहेगा। ये मम्मी इतना सटकर क्यों बैठी है डॉक्टर साहब से? ऐसे तो कभी मम्मी किसी के साथ नहीं बैठती। बंटी को बहुत अजीब लग रहा है। अजीब और बहुत खराब भी। वह दोनों के बीच घुसता हुआ बोला, मैं नहीं खेलूंगा मम्मी, मन नहीं हो रहा है। ले यहाँ खेलने आया है कि बैठने? पागल कहीं का। चल दौड़ लगा। जोत इसे ले जाओ तो अपने साथ। मम्मी ने एक तरह से उसे ठेल दिया। जोत उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी तो मजबूरन उसे उठना पड़ा। पर बंटी ना खेला ना दौड़ा, बस मम्मी के इधर ही चक्कर काटता रहा। जरा सी दूर जाता तो मुड़-मुड़ कर मम्मी की ओर देखता रहता। मम्मी को इस तरह देखकर अजीब-सी बेचैनी हो रही थी उसे। थोड़ी देर में वह फिर मम्मी के पास आकर ही बैठ गया। इट्स सीम्स ही हस्बैंड यू टू मच। डॉक्टर साहब ने कहा तो मम्मी हंसने लगी। हाँ, हस्बैंड की बात कर रहे हैं और मम्मी हंस रही है। पहले पापा की बात करने से कैसे उदास हो जाया करती थी। और ऐसे सबसे करनी चाहिए पापा की बात, ऐसे हंसना चाहिए। वह तो अपने दोस्तों के सामने भी कभी नहीं करता। जाने क्यों बंटी का मन गुस्से से सुलगने लगा। उसके बाद आइसक्रीम खाई, चाट खाई। मम्मी और डॉक्टर साहब हंस-हंस कर बातें करते रहे। अमी शोर मचाता रहा, अधिकारपूर्ण स्वर में फरमाइशें करता रहा, पापा ये लेंगे, वो लेंगे। जोत कभी मम्मी से बात करती, कभी डॉक्टर साहब से। बस केवल बंटी था जो चुप था, सबसे अलग, सबसे अकेला। एक मम्मी ही तो उसकी थी, पर वे भी उन्हीं लोगों में जाकर मिल गई। तो यहाँ पर क्या है, घूमते समय किस तरह की स्थिति बनती है। स्कूल के दिन है वो खुल गए हैं और बंटी है वो बस में मम्मी बाहर छोड़ आई है, बस आती है, बस में बैठ करके जाता है। कई सारे उसके दोस्त हैं। एक दोस्त उसके लिए सीट खाली छोड़ देता है कि आजा, दूसरा उसके लिए तो उसे थोड़ा-सा अच्छा लगता है। जैसे ही बस स्कूल में पहुँचती है, तो सारे उसे उल्लास का वातावरण लगता है कि चलो अच्छा हुआ मैं स्कूल में आ गया हूँ, और एक पिंजरे से निकल कर के उसे छूटने का एहसास है वो हो रहा था। तो उसे कई सारे उसके पीरियड आए, नए-नए टीचर आए, उसको लग रहा था सब सारे अच्छे, और उसको किताबें मिली। किताबों को लेकर के जैसे ही लौटा, तो वह फूफी से कहता है कि देख भाई इस वज़न को उठा। तो फूफी कहती है कि भाई ये क्या है? तुमसे ज़्यादा वज़न तो तुम्हारे बस्ते में है। तो कहता है कि अब यही बोझ मुझे रोज़ ले जाना पड़ेगा, और तमाम विषयों की बात बताता है कि भाई हिस्ट्री है, इसमें काल्पनिक कहानियों की तरह बात नहीं चलती है। राजा हुए हैं, उनके युद्ध भी सच हुए हैं बिल्कुल। इसके अलावा विज्ञान है, वो कहता है बरसात वगैरह ये सारी बातें विज्ञान में लिखी हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब तुमको सुनाऊँगा। इसके बाद में एटलस है, वो एटलस में दिखाता है भाई हमारा भारत का नक्शा कहाँ है? तो वो कहती है कि आप तुम्हें फूफी कहती है कि तुम मुझे अंग्रेजी भी सिखाओगे क्या? तब वो कहता है कि हाँ, सारी चीज़ें सिखाऊँगा मैं। तो इस प्रकार की बातें हैं, वो फूफी में और उसमें होती हैं, और उसकी मम्मी है वो उसके 1 घंटे बाद में आती है, ठीक है? और तो वो दोस्तों अपनी मम्मी आती है, मम्मी को आते ही स्कूल की सारी बातें बताता है कि सबके पास खिलौने हैं, सब गए थे खेलने के लिए, तो मैंने भी अपना खिलौना है बुबू को कह दिया है और वो आकर के उसको ले लेगा। आकर के वो मुझको देख सकता है। तो इसके बाद में वो कहता है कि आज भाई किताबें मिली हैं और सब पर हमें लेबल कवर चढ़ाना है और सब पे लेबल लगाने, उसपे नाम लिखना है। वो मम्मी को हिदायत दे करके बाहर है वो चला जाता है। टीटू वगैरह के पास में कि उसको कौन-सी किताबें मिली हैं, उसको कौन-सा क्या-क्या चीज़ें मिली हैं, उसके सर कैसे हैं। लेकिन जैसे ही वो आता है तो उसे पता है कि किताब वगैरह बिखरी पड़ी हैं, और उसकी मम्मी है वो डॉक्टर जोशी के साथ में लॉन में बैठ कर के चाय पी रही होती है। वहाँ पे मम्मी से कहता है कि तुमने कवर क्यों नहीं चढ़ाए? तो मम्मी कहती है कि चढ़ जाएँगे कवर, तुम लाए नहीं थे, कवर है ही नहीं। तो उसके बाद में उस काफ़ी गुस्सा होता है। तो उसकी मम्मी है वो आदेश दे कर के नौकर से, और ब्राउन कवर है वो मँगवा लेती है, और वो कहता है और वो चढ़ाने लगती है। वो कहता है कि भाई वो भी मदद करने लगता है, और उसको कहती है कि तुम सो जाओ मैं चढ़ा दूँगी। सुबह देखता है तो भाई क्या है कि सारी चीज़ों पर कवर चढ़े हुए हैं, लेबल लगे हुए हैं, अच्छे-अच्छे नाम लिखे हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये चीज़ खत्म हो जाती है, और अगले दिन मम्मी है वो कहती है कि चलो आज हमें क्या है घूमने जाना है, तो बंटी खुश होता है।
लेकिन जैसे ही दरवाजे पर गाड़ी रुकती है तो उसे हो जाता है कि जो डॉक्टर जोशी है इनके साथ घूमने जा रहे हैं, तो पहला तो वो सोचता है कि मना कर दूँ, लेकिन मना नहीं कर पाता है तो वो बैठ जाता है। आगे उसकी काफ़ी खुश लग रही है, मेकअप वगैरह करके उसकी मम्मी है वो जाती है, आगे की खिड़की पर वो बैठ जाती है, पीछे उसको बैठ जाती है तो उसको वो अजीब-सा लगता है। इसके बाद वो कहती है कि भाई तुम घर होकर के चलो, बच्चों को भी साथ लेते चलो। अब बच्चों को साथ लेकर के चलने में दोनों किनारे उस पर बैठ जाते हैं खिड़कियों पर, तो उसको बहुत ही अपमानित महसूस होता है कि क्या मम्मी इनमें से कह नहीं सकती थी? पर वो जानता है कि गाड़ी भाई डॉक्टर जोशी की है, इसी चक्कर, इसी लालच में तो वो उनके साथ में घूमने आ गया है। तो उसके डॉक्टर जोशी के बेटे का नाम है अभि और उसकी बेटी का नाम है जोत। तो दोनों जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन उसको बंटी को अच्छा नहीं लग रहा है, उसे लगता है कि मम्मी आज इससे डॉक्टर जोशी से इतनी सट करके क्यों बैठी है, ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं बैठती, तो उसे कुछ घायल-पेल लग रहा है, तो वो खेलने में अपने दिमाग को नहीं लगा पाता है। तो फिर आइसक्रीम खाता है, चाट खाता है, लेकिन उसका ध्यान है वो मम्मी पर ही है और मम्मी भी क्या है उन लोगों में घुल-मिल गई है, उसे बिल्कुल भी देख ही नहीं रही है, उनके साथ में हँस-बोल रही है। वो कहता है कि पहले तो मम्मी ऐसी नहीं थी, अब तो बिल्कुल बदल गई है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा जो 7वाँ दोस्तों पार्ट है वो समाप्त होता है। तो आपसे मैं मिलता हूँ अगले पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत।